शहीर अरूश के बाबा को घर ले आया था। अरूश बेहद खुश थी और घर में सब लोग इस खुशी को देखकर खुश थे। वो सब खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि इतने दिनों बाद उनकी बच्ची के चेहरे पर रौनक आई थी। ये क्या, तुम आज वाकई यहाँ पर सोओगी? जोरी शंकर के लिए सूप बनाकर लाई तो अरूश को वहीं उनके बेड पर बैठे देखा। हाँ भाभी, मैं यहीं बाबा के पास सोऊंगी, मुझे बाबा से बहुत सारी बातें करनी है। वो उसे देखते हुए बोली तो जोरिश मुस्कुराई। तो मेरी जान, तुम बाबा से कल बातें कर लेना, अभी तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमसे कोई बात करना होगी। मेरा मतलब है तुम्हें अब इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब हैं ना इनका ख्याल रखने के लिए। तुम अपनी लाइफ की तरफ भी तवज्जो दो। मैं नोट कर रही हूँ तुम अपने बाबा की टेंशन की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रही हो। देखो अरूश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ आप इस वक्त जिस हालत में है। अगर बाप इस हालत में हो तो बेटी को सुकून नहीं मिलता, लेकिन अब माशाल्लाह से तुम्हारे बाबा ठीक हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो, शहीर भाई के बारे में भी सोचो। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी परवाह करते हैं तुम्हारी। तुम्हें भी उनकी परवाह करनी चाहिए। तुम लोग जब से कराची से वापस आए हो, मेरा नहीं ख्याल कि एक साथ बैठकर सुकून से कभी बात भी की है तुम लोगों ने। अब तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बाबा हर वक्त तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। शायद तुमने नोट भी नहीं किया होगा कि शहीर भाई आज सुबह अपनी शर्ट खुद प्रेस करके पहन रहे थे। अपने शोर की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल बीवी को रखना पड़ता है अरूश, ये बीवी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें प्रेस कर देती हूँ तो उन्होंने कहा, भाभी मैं शादीशुदा इंसान हूँ, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वो तो अरूश की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि तुम नीचे दादी के साथ बैठी थी और तुम्हारी तबीयत भी ठीक थी। मैं तुम्हें ये बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती, तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि बेटी होने का फ़र्ज़ निभाते निभाते कहीं बीवी होने का फ़र्ज़ ना भुला देना। ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है। तुम्हें पता है, मैं भी ना कभी कभी सब घर वालों की वजह से बारी को इग्नोर कर देती थी, लेकिन बारीक एक ऐसे इंसान है जो अपनी अहमियत खुद जताते हैं। लेकिन शहीर भैया ऐसे नहीं है, वो अलग है, उन्हें समझना पड़ेगा तुम्हें। मैं जब से यहाँ आई हूँ एक चीज़ नोट की है, शहीर भैया को जहाँ लगता है कि वो इस माहौल में फ़िट नहीं हो रहे, वो अलग हो जाते हैं। वो अलग हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, कभी शिकवा नहीं करते। तुम्हें उन्हें समझना होगा, अंकल भी यही चाहते हैं। उसने पीछे मुड़कर हाफिज साहब के चेहरे को देखा जहाँ सुकून सा छाया हुआ था। वो कुछ नहीं बोली थी, जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गए। उसने खुद भी नोट किया था कि उसने शहीर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसने ना तो आगे से सफाई पेश की थी और ना ही अपने हक में कोई बात की थी। ऐसा क्यों था वो नहीं जानती थी। वो चाहती थी वो अपनी सफाई दे, अगर वो गलत है तो वो कहे कि वो गलत है, लेकिन वो तो खामोश हो गया था। इतने दिनों से उन दोनों में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। वो ना बात करता था और ना ही वो उसे पुकारती थी, और आजकल वो अपने काम भी खुद कर रहा था। जो भी था वो उसकी बीवी थी और हकीकत पूरी तरह उसके सामने नहीं थी। वो खुदा की रज़ा में राज़ी होकर शहीर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन अब ना तो वो अपने हकूक़ अदा कर रही थी और ना ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी, जो गलत नहीं बहुत गलत था। उसे खुद अपने शोहर के लिबास और उसके खाने पीने का ख्याल रखना था। उसने एक नज़र बाबा को देखा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शहीर से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। दामियार, छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे लिए कमरे में आया तो अब तक उसका हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। ये क्या किया आपने उस आदमी के साथ? हालत देखी थी आपने उस आदमी की? इतना खून बह रहा था, कितनी तकलीफ हो रही थी उसे। वो पता है आपको, थोड़ी सी और देर हो जाती तो मर जाता। वो जान देना चाहते थे क्या आप उसकी? अगर मर जाता तो जानते हैं वो आप वो बोल ही रही थी जब अचानक उसने उसका हाथ पकड़ा और मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर खींच कर मारा और उसे गर्दन से पकड़कर अपने बेहद करीब किया। मर जाता तो मर जाता ना। क्यों उसकी साइड ले रही हो तुम? क्यों बात कर रही हो तुम उसके बारे में? जहर लग रही हैं मुझे तुम्हारे मुंह से उसकी बातें। इतनी क्यों हमदर्दी जता रही हो तुम उसके लिए? वो एक झटके से उसका चेहरा हाथों में दबोचता गुस्से से उसके मुंह को दबाने लगा। धमियार, पागल हो गए आप, छोड़े मुझे। वो अपना आप उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ज़ात पर कमेंट करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में बकवास करने की? मेरी मिल्कियत, मेरी इज्जत पर गंदी नज़र डाली उसने। तुम्हें क्या लगा माफ़ कर दूंगा उसे मैं? शुक्र करो जिंदा सलामत यहाँ से वापस चला गया। मेरा इरादा उसे 4 कंधों पर वापस भेजने का था। वो गुस्से से धाड़ते बोल रहा था, जबकि उसके उसके जबड़े बुरी तरह से खिंचे हुए थे। हाथों पर नीली रगें साफ वाज़ेह हो रही थी। वो उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकती थी, शायद उसके गुस्से का ग्राफ नाप रही थी और उसकी लहू रंग आंखें उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। काफ़ी देर वो दूर बेड पर बैठी उसे देखती रही, जबकि इस दौरान वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था। वो बेड पर बैठी उसको दाएं बाएं होते देखती अचानक उठकर खड़ी हुई और फिर अगले ही लम्हे उसको थाम कर अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर अपना सर रख गई।
वो उसे पूरी तरह अपनी नाजुक बाजुओं की गिरफ्त में लिए हुए थी। उसके सीने के मकाम पर लब रखती उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स दामियार, प्लीज़ काम डाउन। उसने गंदे कमेंट किया, आपने उसका नक्शा बिगाड़ा। हो गया ना, बस इतना बहुत है, अब रिलैक्स हो जाएं आप, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी, जबकि वो हैरान सा उसके बालों पर निगाहें जमाए खड़ा था। कुछ नहीं हुआ है दामियार, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएं। वो पीछे हटते उसका चेहरा देखने लगी, जब वो कह रही थी सब कुछ, तो उसकी निगाहें बस उसे देखती ही रह गई थी। वो सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। इज़ा, मेरी बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हें देखे भी। उस घटिया इंसान ने तुम्हें मैली नज़रों से देखा। मेरा बस नहीं चला, मैं उसे जान से मार डालूं। वो उसके गिर्द बाजू हाइल करते हुए बोला था, तुम मेरा जुनून हो, सुकून हो मेरा इज़ा, और मैं अपने सुकून को किसी की निगाहों का दिलकश मंजर बनते नहीं देख सकता। मैं बुर्का ले लूँगी, वो मासूमियत से बोली, जबकि उसके इस तरह कहने पर उसके लबों की तराश में दिलकश मुस्कुराहट उभरी। मैली निगाहें बुरके वालों को भी नहीं छोड़ती हैं इज़ा। तुम जैसे चाहो वैसे रहो, जो पहनना चाहो पहनो, तुम्हें देखेगा कोई तो दामियार शाह देख लेगा। वो गंभीर लहजे में बोला था। मुझे भूख लगी है, वो बेहद कम आवाज़ में बोली, लेकिन वो सुन चुका था। उसने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेतहाशा सर्दपन सा था। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, भूख का क्या है, वो तो रोज़ लगती है, पापी पेट। उसकी पथरीली नज़रों को खुद पर जमे देख वो दांतों की नुमाइश करते बोली, पक्की बात है। उसने होठों को ज़रा सी जुम्बिश दी। वो उसकी क्या ही आवाज़ सुन पाती, उसने तो अल्फाज पढ़े थे। हाँ हाँ, पक्की बात है, आई कैन वेट, वो फ़ौरन बोली, जबकि दामियार ने उसे एक नज़र देखा। ऐसा लगता है खाने से ज़्यादा मेरी कुर्बत की चाह है मेरी बेबी को। खाना हम 1 डेढ़ घंटे के बाद खाएंगे। तुम्हारे पापी पेट की सारी फरियादें 1 डेढ़ घंटे के बाद पूरी होंगी। पहले तुम ज़रा मेरी बात सुनो। उसने द मियार को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और गुस्से वाला इंसान उसका भाई बारिक या फिर ज़बर था। उन दोनों को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन द मियार, अल्लाह अल्लाह, वो उसके गुस्से को याद करती झुरझुरी लेकर रह गई थी एकदम से। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो दामियार खाना ऑर्डर भी कर चुका था और खाना रिसीव भी। उस वक्त वो टेबल पर खाना लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें रोज़ रोज़ बिरयानी खानी चाहिए। उसकी पसंद की बिरयानी प्लेट में निकालते वो उसके भीगे सरापे को निगाहों से भर कर देख रहा था। मुझे पसंद है और मैं खाऊंगी, और वैसे भी मामा ना मुझे बहुत शौक से बिरयानी खिलाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बिरयानी खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। वो निखरी निखरी सी आकर उसके पास बिल्कुल सोफे पर बैठी, जबकि उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया। लेकिन तुम मोटी तो नहीं हो रही, मतलब ये खाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जैसे उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। फ़ायदा ना सही, जायका तो है ना, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। वो उसे अपनी पसंद बताते बोली, वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? वो उसे देखते सवाल करने लगी, जब दामियार ने आहिस्ता से हाथ उसकी कमर के पीछे ले जाते उसे अपने करीब बिठाया था। वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम बिरयानी खा खा कर मोटी हो, वो प्लेट उसके सामने रखते हुए बोला और उसकी जानिब देखा। उसकी निगाहों की तपिश उसे बुरी तरह पजल कर रही थी। क्यों? अगर मैं बिरयानी खा खा कर मोटी हो जाऊंगी तो आपके प्यार में कमी आ जाएगी। आपको अपनी बीवी स्लिम और स्मार्ट चाहिए। अंदाज में खफ की साफ झलक रही थी। मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम बिरयानी खा खा कर मोटी हो जाओ, ये चाहता हूँ कि मोटी हो, लेकिन तब जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो। वो आंख दबाकर बोला तो इज़ा सरता पैर सूख गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यूँ अचानक इस तरह की बात करेगा, लेकिन उसे उम्मीद रखनी चाहिए। उसका शोर इंतहाई बेबाक इंसान था और वो कोई भी बात कहीं पर भी कह सकता था। उसे लफ्ज़ों की कैद नहीं थी। वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार करता, जो महसूस करता उसे खुले लफ्ज़ों में बयान करता। किसी का डर, किसी का खौफ नहीं था। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए सोचता भी नहीं था। और यहाँ तो बेबाकियाँ अरूज पर थी। आप प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें ना करें, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। तो फिर किससे करूँ? वो उल्टा सवाल करने लगा। किसी से भी करें, मुझसे ना करें, वो तेज़ तेज़ बिरयानी खाते उससे कहने लगी, जबकि जल्दी जल्दी अपने पापी पेट की भूख मिटाकर वो भागने का इरादा जैसे रखती थी। किसी से भी करूं, मतलब तुम इजाज़त दे रही हो? वो शरारती लहजे में लब दबाकर बोला तो इज़ा घूर कर उसे देखने लगी। मैं इजाज़त देने से पहले सर न फाड़ दूं आपका? वो दबंग अंदाज में बोली तो दामियार का कहका एक दफ़ा फिर से कमरे की दरो दीवार को हिलाकर रख गया। तौबा है, मेरी बीवी पूरी गुंडी है, वो जैसे लुत्फ लेते हुए बोला था। ऐसे मामलात में होना भी चाहिए। मैं एक शक्की वहमी लड़की हूँ जो अपने शोहर की निगाहें किसी और पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर मेरा शोहर किसी और पर निगाहें रखेगा या कोई उस पर निगाहें रखेगा तो मैं सबसे पहला कत्ल अपने शोहर का करूँगी। वो क्यों? अगर तुम्हारे शोहर पर किसी की गंदी निगाह हो तो कसूर गंदी निगाह वाले का होगा ना, शोहर का तो नहीं। वो जैसे उसे काफ़ी लॉजिकल बात बता रहा था, जब इज़ा ने बड़ी मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा कोई मेरे शोहर पर गंदी नज़र रखेगा और
कोई मेरे शोर पर गंदी नज़र रखेगा और मेरा शोर उसे गंदी नज़र रखने देगा तो कसूर मेरे शोर का होगा, गंदी नज़र वाले का नहीं। इसीलिए दोनों कंडीशंस में कत्ल मेरे शोर का ही होगा। वो साफ अल्फाज में बोल रही थी कि बिल्ली दोनों तरफ से बकरे को ही कि बल्ली दोनों तरफ से बकरे की ही चढ़नी है। दामियार ने कानों को हाथ लगाते उसकी बात को समझा। हाँ, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। वो छोटी सी मासूम लड़की अपनी बेवकूफ़ाना बातों से उसे मज़ीद दीवाना बना रही थी, अपना उसे खुद से इश्क करने पर मजबूर कर रही थी। बल्कि अब तो इश्क भी दामियार शाह की शिद्दतों के सामने सिर्फ एक लफ्ज़ ही था। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलते सामने बैठे जरान को देख रही थी, जो कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाए बैठा था। एक हाथ उसका दोनों आंखों के बीच थोड़ी सी जगह पर था, जिसे वो मुसलसल उंगलियों से दबा रहा था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट दबा था। उसके हाथ में जलता सिगरेट खत्म हो चुका था। दरवाजे पर आहट महसूस करके उसने अपना हाथ ज़रा सा हटाकर सामने देखा और उसे सामने देखकर हाथ में मौजूद सिगरेट को पीछे फेंक दिया। आप परेशान हैं? वो अंदर दाखिल होते हुए पूछने लगी। उसकी लहू रंग आंखों में उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। ऐसे लग रहा था उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर उसकी गलती की वजह से वो इतनी परेशानी का शिकार था। एक वकील के पास उसके कामयाब माजी के अलावा और क्या होता है? बस एक केस उसके पूरे करियर पर बददुमा दाग लगा देता है। मिसेस जरान शाह, तुम्हें पता है मैं परेशान हूँ, इस वक्त टेंशन में हूँ, और ये जानते हुए भी तुम दूसरे कमरे में आराम से बैठी हो। तुम्हें ज़रा सा होश है कि तुम्हारा शोर किस हाल में है? वो उसके पास आते उससे सवाल करने लगा, जबकि इबादत कंफ्यूज थी उसे देखकर। मुझे लगा मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो शर्मिंदगी से बोली। हाँ, वो जानती थी वो परेशान है, इस वक्त इतनी टेंशन में है कि उसका पूरा करियर दांव पर लगा है, और वो कैसे आराम से दूसरे कमरे में बैठी थी। ये नहीं कि उसके पास आकर उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करे, उसे हौसला दे। तुम डिस्टर्ब करोगी मुझे, तुम मेरे जज्बात के अलावा और कुछ डिस्टर्ब नहीं करती हो। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे पास आओ और मेरी परेशानी कम करने की कोशिश करो। तुम आराम से जाकर दूसरे कमरे में बैठ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता इबादत? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा, जबकि इबादत कंफ्यूज थी, उसका चेहरा देख रही थी। आप मेरे पास रहते, मेरी परेशानी कम करने की कोशिश करते, मुझे हौसला देते, मेरा ध्यान इन सब चीज़ों से हटाने की कोशिश करते जिससे मैं टेंशन लेती। वो सोचते हुए तेज़ तेज़ बता रही थी, जबकि जरान हाँ में सर हिलाता उसकी बातें सुन रहा था। और तुम क्या कर रही हो? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। अंदाज में अजीब सी नाउमीदी थी, शायद वो उससे इस तरह की तवक्को नहीं रखता था। सॉरी, मेरी वजह से आपका करियर। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये इसी तरह से होना था, इसी तरह से लिखा था। नाज़मा तुम्हारी वजह से नहीं गई, उसे अच्छी ऑफ़र मिल गई, वो चली गई, और मुझे उस लड़की से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। उसने अपनी बच्चियों के लिए बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। यकीन मानो, अगर वो मेरे पास आती तो मैं भी उसे यही मशवरा देता कि वो पैसे ले ले और अपनी बेटियों की बेहतर ज़िंदगी बनाए। मुझे उस लड़की से या उस आदमी से या फिर इस केस से कोई मतलब नहीं इबादत। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कंडीशन जो भी हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कंडीशन जो भी हो, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए, मेरा ध्यान इन चीज़ों से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं ये चीज़ सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय, मुझे हिम्मत देने की बजाय, ये सब कुछ भूल जाने की बजाय, उसकी कोशिश भूलने की करने की बजाय, तुम दूसरे कमरे में आराम से बैठी थी। मैंने आपको इग्नोर नहीं किया ज़रान, आप परेशान थे तो मुझे लगा मुझ पर गुस्सा करेंगे। वो परेशानी से बोल रही थी, जबकि वो उसे एक झटके से अपने नज़दीक लगाकर कुर्सी पर बैठा था। इबादत, एक बात याद रखना, मैं अपना गुस्सा, अपनी परेशानी खुद तक महदूद रखना जानता हूँ, इसलिए आज के बाद मुझसे दूर होकर किसी कोने में छुपने की ज़रूरत नहीं है, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। तुम्हें पता है पिछले 6 घंटे से इस कमरे में बैठा मुसलसल मैं क्या सोच रहा हूँ? वो उसे अपनी गोद में बिठाए बहुत आराम से बोला। क्या? उसने मध्यम आवाज़ में इस्तफसार किया कि ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम मुझे मेरी परेशानी में तन्हा छोड़कर चली गई। मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ बैठा मुसलसल सिर्फ एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। मुझे ना तो उस केस की टेंशन है, ना ही नाज़मा के जाने का दुख। मैं कल के लिए कभी अपना आज बर्बाद नहीं करता। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम मेरे दुख में, मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ देने की बजाय मुझसे दूर होकर बैठ गई, मुझसे दूर होकर अलग बैठ गई। आई एम सॉरी ज़रान, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं बस आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो रोते हुए उसके सीने से लगी। नहीं, ऐसी नहीं, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। वो उस पर झुके हुए बोला। जब इबादत, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना जानता हूँ, और तुम्हें ये चीज़ सीखने में भी बहुत वक्त लगेगा।
वो उसे कमरे में लाते हुए बोला था, मुझे लगता है ज़रान, मुझे बहुत कुछ सीखने में अभी बहुत वक्त लगेगा। आप ठीक कहते हैं, मैं कभी एक अच्छी वकील नहीं बन सकती जब तक मैं अपने जज्बात को एक तरफ ना रख दूं। मुझे वक्त दरकार है, अभी मैं इस काबिल नहीं हूं कि एक अच्छी वकील बन सकूं। वो आज पहली दफ़ा इस चीज़ को खुद कबूल कर रही थी, जबकि ज़रान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अब हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल मेरी पर्सनल फीलिंग्स को समझो। उसे इतनी परेशानी थी कि वो पूरा करियर दांव पर लगा हुआ था उसका, लेकिन वो हर चीज़ भुलाए उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था, उसे देखना चाहता था। हाँ, शायद वो ठीक कहता था। उसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में फ़र्क करना आता था, और इस चीज़ को सीखते सीखते शायद उसे ज़िंदगी लग जानी थी। शायद वो ठीक ही कहता था, उसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में फ़र्क करना आता था, और इस चीज़ को सीखते सीखते शायद उसे ज़िंदगी लग जानी थी। उसकी वजह से ज़रान इतनी बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुका था, लेकिन ज़रान को परवाह नहीं थी। वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि ये मुसीबत उसकी ही वजह से टूटी थी, लेकिन उसने उसे उफ तक नहीं कहा था। जैसे वो उसका मसला हो और उसी ने हल करना हो। इबादत का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। वो हर तरह से इबादत को परेशानी से बचा लेगा। वो न जाने खुद किस तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। हाँ, शायद ज़रान उन मर्दों में से था जो खुद पर आने वाली मुसीबत को अपनी औरत तक नहीं आने देते थे। वो खुद पर आने वाली मुसीबत खुद ही हल करते थे। वो उन मर्दों में से था जो अपनी मोहब्बत को गर्म आँच भी महसूस नहीं करने देते थे। वो उन मर्दों में से था जिन्हें असल मर्द कहा जाता है।